नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। पूर्व समाजवादी नेता आरजेडी के कद्दावर नेता स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी की मूर्ति आवरण पर आरजेडी के युवराज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का झंझारपुर की ऐतिहासिक धरती पर आगमन हुआ। मालूम हो, प्रोफेसर रामदेव भंडारी ने 16 साल लगातार आरजेडी के मुख्य नेता में शुमार रहे तथा इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रोफेसर रामदेव भंडारी की मूर्ति पर पुष्प अर्जित किए तथा उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्जित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मौके पर उन्होंने झंझारपुर की जनता को संबोधित किया। मौके पर झंझारपुर की प्यारी जनता, स्थानीय नेता एवं पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव, रामदेव भंडारी की पत्नी माया देवी, बिहार सरकार कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद, विधायक भरत भूषण मंडल, पूर्व मंत्री रामलखन रमन, पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल, राजीव चंद्र भंडारी, पूर्व एमपी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, राम आशीष यादव जी, राम अवतार पासवान जी, सीताराम यादव जी, उमाकांत यादव जी एवं पार्टी के नेशनल जनरल यदुवंश यादव जी, अरविंद मनोज मिश्र कांग्रेस पार्टी, नारायण मिश्र, माले नेता ध्रुव नारायण कर्ण, संजीव भंडारी, मनोज भंडारी, अब्दुल कयूम जी, रेणु यादव जी, प्रशांत मंडल जी व भंडारी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। मौके पर तेजस्वी यादव ने सधे शब्दों पर बीजेपी व मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कई बार लालू जी के तरीके से जनता के बीच, और सब लोग यहाँ जो हैं इस बात को मानते होंगे कि हम लोगों का अगर असली दुश्मन है तो बेरोजगारी ही असली दुश्मन है, भूखमरी ही असली दुश्मन है और महंगाई असली दुश्मन है। लोगों के साथ आर्थिक न्याय कैसे हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ, ये हमारी महागठबंधन सरकार का पहला प्रायोरिटी है कि लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आज के दौर में हम लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करें। सरकार को 1.5 साल हुआ है बनते हुए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा महागठबंधन बना है, सरकार बनी है और 1-1.5 साल के भीतर जो देश में किसी राज्य ने जो काम नहीं किया उस काम को बिहार ने करने का काम किया। बड़ी उपलब्धि हुई। किसी भी 1932 के बाद किसी भी राज्य ने जो है जातीय जनगणना, कास्ट बेस्ड सर्वे आज तक नहीं कराया, खुद के पास पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। आज बिहार सरकार ने जो हम लोगों का कमिटमेंट था जाति आधारित गणना कराने का, उसका हम लोगों ने किया। और कराने का मकसद क्या था? ताकि पता चले कि कौन लोग नाला साफ करते हैं, कौन जात के, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है बेरोजगार है, कौन लोग जो है एक कमरे में रहता है, कौन लोग जो है भीख मांगते हैं, कौन लोग ठेला चलाता है, फुटपाथ पे सोता है, ताकि हमारे पास आंकड़ा हो और सरकार उसी हिसाब से योजना बना करके उन गरीबों को हम लोग आर्थिक मदद करें। उन गरीब परिवारों को जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। यह इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया। अगर जाति आधारित गणना नहीं कराते तो कैसे पता चलता कि गरीबी कौन कौन जाति में है, किसकी कितनी संख्या है, किस हिसाब से किसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कुछ लोग अलग अलग बात करते होंगे, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। सर्वदलीय सभी लोगों ने, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, दांत पीसती रहेगी, लेकिन हमारे निर्णय पर उन्होंने साथ दिया। ये मामूली बात नहीं है। तो इस काम में हम लोग लगे और पता चला कि स्वर्ण जातियों में भी गरीबी है। कोई ऐसा जात नहीं है जहां गरीबी नहीं है, ये पता चला। अब हम लोग क्या करें? पता करके आप लोगों को बता दिया गया किसकी कितनी संख्या है, क्या किसकी क्या स्थिति है, किस परिवार में सरकारी नौकरी है, किस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा चीज़ पता चल गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया
ध्यान से सुनिएगा और सबको बताइएगा। निर्णय यही लिया गया कि जो परिवार के पास अपना ज़मीन नहीं है उसको महागठबंधन सरकार जो है 1 लाख रुपया का आर्थिक मदद करेगा ताकि वो ज़मीन ले सके। जिस परिवार के पास मकान बनाने का पैसा नहीं है तो सरकार ने निर्णय लिया कि 1,20,000 रुपये दे करके मदद करेगी ताकि वो अपना पक्का मकान बना ले। जो बेरोजगार हैं उनको जो है हम लोग आर्थिक मदद जो है हम लोग करने का काम कर रहे हैं, उनको भी जो है हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि रोजगार की व्यवस्था कर पाए। और चुनाव के समय हम लोगों ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। देश में पहला काम तो जाति जनगणना, दूसरा जो काम हम लोगों ने किया जो आप एक साथ समझ रहे हैं 1,22,000 लोग को नियुक्ति पत्र एक दिन में एक डिपार्टमेंट के लोगों को बांटा गया। पहला बहाली जब निकला शिक्षकों का 2.25 लाख, दूसरा चरण में 1.25 लाख, कितना हो गया सोच लीजिए। दूसरा चरण का भी अब परीक्षा खत्म हो गया। तो आपको पता होना चाहिए पुलिस का बहाली, सिपाही का बहाली, दरोगा जी का बहाली सारा मिलाकर के उस डिपार्टमेंट में 70,000 निकाला गया। कितना हो गया आप जोड़ लीजिए। स्वास्थ्य विभाग अभी 1,40,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं। मतलब 1.5 साल नहीं हुआ जहां 5 लाख से ऊपर जो है बहाली जो है हर डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बहाली नहीं निकाली गई है। सोचो जो सरकार 1.5 साल में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है तो 2025 तक 10 लाख का तो आराम से हो जाएगा। कहाँ कमी है? हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं, हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। रीगा का चीनी मिल बंद था, हम जाके बोले थे 2020 में कि रीगा का चीनी मिल जो है चालू कराएंगे। आज देखिए रीगा का चीनी मिल जो है हम लोगों ने जो कर्ज था किसानों को उसको भी देने का फैसला ले लिया। कैबिनेट चाहे उसको चालू कराने का भी फैसला हम लोगों ने लिया। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तालमी मरकज हो, टोला सेवक हो, इन सबों का मानदेय हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया, दुगुना करने का काम किया। तो काम हुआ है, काम चल रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो हर जगह जो है काम तो कर ही रहे हैं लोग और लोगों को फ़ायदा हो, लाभ हो, इसके लिए हर एक प्रयास हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन देश की जो मौजूदा स्थिति है, जहां संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, उधर से पीछे से लोग ईडी और सीबीआई बार बार घुसा देता है। अब तो लोग थक चुका है। अरे हम तो बचपने से ना देख रहे हैं ईडी या सीबीआई, क्या हो रहे वाला है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सांच को आंच किस बात का, हम लोग लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन हमारा लड़ाई कोई मोदी जी से नहीं है, कोई अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम यही पूछ रहे हैं ना भाई कि मोदी जी आपने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देंगे, कहाँ गया? यही पूछ रहे हैं। आप काला धन ला करके जो इनकम टैक्स भर देता है उसको आप कह रहे थे कि वही काला धन लाएंगे तो उस सबको हम जो है बांटने का काम करेंगे। काहे नहीं आया काला धन? और आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों मेहुल चौकसी, कौन कौन, नीरव मोदी, ललित मोदी देश छोड़ करके भाग गया? आपके रहते हुए आप चौकीदार थे तो चौकीदार को चकमा दे करके लोग कैसे भाग गया भाई? और क्या क्या लेके भागा? बैंक में लूट के भाग गया, पूरा बैंक को कंगाल कर दिया गया, हजारों हजार करोड़ का लोन उठा करके भाग गया। किसका पैसा? आपका पैसा। अगर पूछो, अगर ये सवाल हम पूछते हैं तो क्या गलत करते हैं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए?
मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बोले थे। अगर यही बतवा हम पूछ रहे मोदी जी बताइए कि आप 2 करोड़ रोजगार दीजिएगा हर एक साल, अब तो रेलवे सब बैठा दिया, सबका निजीकरण कर दिया, रेल सेल भेल सब बेच दिया। जहां बेचना था बेचे, जो करना है कर ही रहे हैं। लेकिन लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अब उस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से मेरी माँ कर रही है, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे ये लोग? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ही बना दिए, भगुआ ले आए। अरे भगुआ कितना अपने बाप दादा परदादाओं से जाके पूछो, ये मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। इन लोगों का है क्या भगुआ? अभी देवेंद्र जी बोल रहे थे कि भगुआ झंडा क्यों? हमारा हरा भी है, नीला भी है, उजला भी है, काला भी है, हमारा भगुआ भी है। कौन है भाई? कौन है? भाजपा इनका देन है क्या? हमारे तिरंगा में है भगवा, हरा है। लेकिन हरा लेके घूमेगा तो लोग बोलेगा देखो नफरत पैदा किया जा रहा है, ताकि आप लोग लड़ते रहिए और ये लोग इसी हिसाब से देश को लूटते रहे। तो इन सब चीजों से बचिए। और मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। मोदी जी जो हैं हर जगह केवल भाषण ना देते हैं भाई। अरे भाषण के अलावा और कुछ किए हैं? हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते? राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। यही ना चाहते हैं भाई। तो सुखी, संपन्न, खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझ लेना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। गजब भारी मार्केटिंग किया जाता है। बताओ, ये मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को लाखों में एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है, मीडिया के लोग चुप। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान। जब मीडिया वाला आएगा तो 3 चीज के अलावा और कुछ पूछता ही नहीं। एक वो पूछेगा हिंदू मुसलमान के बारे में, एक वो पूछेगा मंदिर मस्जिद के बारे में, एक वो सवाल करेगा ईडी का छापा के बारे में, और कुछ नहीं लेना देना। अरे भैया जागिए, दुख दर्द लोगों को, हमारे में कमी है, हमारी कमी दिखाओ। और हम लोगों की कमी क्या है? आप तो बना करके हम लोगों को कमी दिखाते हैं।
लेकिन उनकी कमी को छुपा करके जो नहीं भी करते हैं, भगवान राम का दर्जा मोदी जी को ये लोग दे दिया। मतलब वो कल के पुरुष के वही राम है, इस हिसाब से दिखाया जाएगा। बताओ, मोदी जी इस हिसाब का उपकार करें कि राम जी को मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात है। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सब से बचने की जरूरत है। ये देश सबों का देश है, सबों का कुर्बानी रहा है इस देश में आज़ाद करने में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जय हिंद का नारा, साइमन गो बैक का नारा, ये सब कौन लोग दिया था भाई? सब मुसलमान थे। तो ये बात समझने की जरूरत है कि यहाँ लोगों के मन में घृणा पैदा की जा रही है एक खास वर्ग के प्रति। इसलिए सब लोग मिलजुल करके रहिए, एक साथ रहिए, एक दूसरे का मदद कीजिए, तभी हमारा देश मजबूत हो पाएगा। इधर चीन कब्जा करते जा रहा है हमारा देश को, लेकिन खबर नहीं है। लेह के इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में घुसते जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में उधर घुसते जा रहा है, हथियार है, लेकिन खबर नहीं है। खैर, ये सब विषय होता रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे को वोट दीजिए, दे दीजिए। आपको तय करना है कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा। आप सब लोगों को तय करना है आपका भलाई कौन करेगा। तो इसलिए बड़े ही सोच समझ करके, और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप वीडियो सब देखता है, रील बनाने का युग है। अरे बनाइए, देखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कभी कभी भड़काऊ चीज़ उस पर आए तो उसका सच्चाई को भी पता करना आपकी जिम्मेवारी है कि ये नकली बना करके दिखाया जा रहा है कि ये असली बात है। भड़काया जाएगा, कोई भावनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी का परिचय आप लोग देना है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो इस तरह का माहौल बनाया जाएगा। इससे बचिए। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आगे का भी कार्यक्रम है। सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, और फिर से स्वर्गीय रामदेव भंडारी जी के प्रति श्रद्धा के सुमन हम अर्पित करते हुए, उनके परिवारों को प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जिस प्रकार से 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया ये संबोधन एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी उपलब्धि झंझारपुर में हो सकती है। और लगातार जिस प्रकार से केंद्र को, खासकर मोदी सरकार को अयोध्या व अन्य मामलों में जिस प्रकार से घेरा जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होता है। लेकिन दोनों ही गठबंधन, फिर चाहे वो एनडीए हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन ने अपनी अपनी कमर कस ली है, और किसी भी तरीके से वे दोनों ही गठबंधन एक दूसरे से हारने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इन शब्दों के साथ हम लगातार इस तरह की राजनीतिक खबरें आपको दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय मिथिला, जय बिहार।